कड़ाके की ठंड का वक्त हो और एक बच्चा, मतलब एक छोटा सा बच्चा, स्कूल जाने के लिए अपनी माँ से बस एक नए जैकेट की जिद कर रहा हो। कारण बहुत सीधा सा था यार। बाकी सब बच्चे एकदम नए और गर्म कपड़े पहन के स्कूल आ रहे थे। और उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। बिल्कुल। अब माँ के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि नया जैकेट खरीद सके, लेकिन उन्होंने जो किया ना, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, क्या किया उन्होंने? उन्होंने किसी पेड़ की कुछ जड़ों को पानी में उबाला। उस उबले हुए पानी का रंग एकदम पीला हो गया और फिर उसी पानी में उन्होंने उस बच्चे के पुराने रंग उड़े हुए स्वेटर को रंग दिया। अरे वाह! हाँ, और जब वो सूखा तो बिल्कुल नया लगने लगा। जानते हैं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये उस इंसान के जीवन की एक बहुत ही वास्तविक शुरुआत है, जिसने आगे चलकर दुनिया के 4 अलग-अलग देशों में एक बेहद सफल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीईओ के रूप में अपनी पहचान बनाई। वही तो। और इसी कहानी को आज हम थोड़ा खोल कर समझेंगे। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र है इंद्रपाल सिंह रावत जी की लिखी गई किताब वाई कांट यू विन 10 क्वालिटीज टू गेट सुपर सक्सेस इन लाइफ। बहुत ही दमदार किताब है। एकदम। और हमारे पास इस किताब के कुछ बेहद प्रभावशाली अंश हैं। हमारा मिशन आज सिर्फ एक मोटिवेशनल कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उन मानसिक और व्यवहारिक रणनीतियों को डिकोड करना है जिन्हें कोई भी इंसान अपने जीवन में उतार सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस बच्चे की स्कूल की फीस पैसों के बजाय दूध की बोतलों से चुकाई जाती हो, उसका ग्लोबल लीडर बनना कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, कोई चमत्कार नहीं था। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इस सफर की शुरुआत आखिर हुई कैसे? देखिए, सफलता की शुरुआत हमेशा किसी सेमिनार से या किताब से नहीं होती। इस कहानी में एक ऐसा झटका है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी सच्चाई से बहुत ही बुरे तरीके से टकराता है। इसे हम रियलाइजेशन यानी एहसास कह सकते हैं। और ये एहसास हमेशा मीठा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। अक्सर ये बहुत दर्दनाक होता है। हाँ, मुझे वो किस्सा याद आ रहा है। जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन घर में राशन खत्म हो गया था। माँ ने उसे पड़ोस की एक किराने की दुकान पर कुछ उधार सामान लाने के लिए भेजा। फिर क्या हुआ? बच्चा दुकान पर गया, लेकिन दुकानदार ने सबके सामने, मतलब आसपास लोग खड़े थे, और उसने सबके सामने उसे राशन देने से साफ मना कर दिया। बाप रे! उसने सीधा बोल दिया कि जब तक पिछला उधार नहीं चुकता नया सामान नहीं मिलेगा। आप सोचिए, एक छोटे बच्चे के लिए खाली हाथ लौटना, वो अपमान का क्षण कितना भारी रहा होगा। बहुत भारी। और ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। जब इस तरह का अपमान होता है ना, तो ज्यादातर लोग या तो कड़वाहट से भर जाते हैं, हाँ, या फिर खुद को हालात का मारा हुआ मान लेते हैं कि भाई हमारी तो किस्मत ही खराब है। एकदम सही। लेकिन इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ। उस अपमान ने एक ट्रिगर का काम किया। वहां से एक बर्निंग डिजायर, एक ज्वलंत इच्छा पैदा हुई। ये सिर्फ पैसा कमाने की इच्छा नहीं थी। तो फिर क्या थी? ये उस बेबसी और लाचारी के दलदल से हमेशा के लिए बाहर निकलने की एक गहरी तड़प थी। पता है, ये बात मुझे एक जीपीएस सिस्टम की याद दिलाती है। जीपीएस? वो कैसे? देखिए, जब हम अपनी गाड़ी में जीपीएस चालू करते हैं तो वो सबसे पहले क्या मांगता है? हमारी करंट लोकेशन। बिल्कुल। जब तक हम अपनी करंट लोकेशन को सच्चाई से स्वीकार नहीं करते, दुनिया का कोई भी नेविगेशन सिस्टम हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। उस अपमान ने उस बच्चे को उसकी असली करंट लोकेशन दिखा दी थी। ये एनोलॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है। अक्सर लोग अपनी करंट लोकेशन को लेकर बस शिकायत करते रहते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हाँ, रोते रहते हैं बस। पर रियलाइजेशन का मतलब हालातों को दोष देना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये स्वीकार करना है कि आज मेरी स्थिति जो भी हो, मैं अपनी जिंदगी का मालिक खुद हूँ। मतलब अगर बागीचा सूखा है तो पानी मुझे ही डालना होगा। एग्जैक्टली। और इस सोच को सींचने का काम उनकी माँ के उन शब्दों ने किया जो एक मंत्र की तरह उनके दिमाग में छप गए थे। माँ अक्सर कहती थी कि खूब पढ़ो, एक दिन बड़े अफसर बनोगे, बंगला होगा, गाड़ी होगी। वो शब्द सिर्फ एक दिलासा नहीं थे, वो भविष्य का एक विजन था। लेकिन एक बात सोचिए, सिर्फ एक बड़ा विजन होना या एक डिजायर होना ही काफी तो नहीं है ना। कैसे? मतलब एक कार में अगर बहुत दमदार इंजन लगा हो लेकिन स्टीयरिंग व्हील ही ना हो तो वो कार तो बस एक्सीडेंट ही करेगी। उस ऊर्जा को एक सही दिशा देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ऊर्जा को दिशा देने के लिए ही गोल्स और टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो जार ऑफ लाइफ यानी जीवन के जार का सिद्धांत इसे बहुत अच्छी तरह समझाता है। अच्छा, ये वो जार और पत्थरों वाला कॉन्सेप्ट है? हाँ, वही। कल्पना कीजिए कि दिन एक खाली जार की तरह है।
अब अगर कोई इस जार को सबसे पहले रेत से भर दे, रेत मतलब जैसे ये सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, गपशप करना। एग्जैक्टली, फालतू का शोर, तो क्या होगा जो बड़े और अहम पत्थर हैं, जैसे कि हमारी सेहत, परिवार या करियर के मुख्य लक्ष्य, उनके लिए जार में कोई जगह बचेगी ही नहीं। बड़े पत्थरों को पहले रखना होता है। बात तो एकदम सही है, लेकिन इसे असल जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब आपके आसपास का माहौल ही आपको भटकाने वाला हो। इसीलिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। इस किताब में एक बहुत अहम मोड़ आता है जब उनके बड़े भाई ये भांप लेते हैं कि गांव का माहौल पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सख्त कदम उठाया। उन्होंने भाई को गांव से दूर एक टीचर के घर पर पढ़ने के लिए भेज दिया, और वहां का नियम साफ था, रहने और पढ़ने के बदले में उन्हें उस घर के सारे घरेलू काम करने होंगे। बाप रे! पानी भरने से लेकर सफाई करने तक सब कुछ। ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं। एक बच्चा जिसे पढ़ना भी है और दूसरे के घर का सारा काम भी करना है। लेकिन हाँ, ये वही बड़ा पत्थर है जिसे जार में पहले रखा गया। बिल्कुल। उन्होंने अपने फोकस को बिखरने नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने 10वीं बोर्ड में टॉप कर लिया। कमाल है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही आम सवाल आ रहा है। हम सब नए साल पर गोल सेट करते हैं, राइट? एक विश लिस्ट बनाते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो मोटिवेशन धुंधला पड़ जाता है। तो एक विश लिस्ट और एक असल एक्शनेबल गोल में क्या फर्क होता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है डेडलाइन और उस गोल को छोटे हिस्सों में तोड़ने की कला। छोटे हिस्सों में मतलब माइक्रो टारगेट्स? हाँ, मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जब हम कोई बहुत बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो हमारा दिमाग उसे देखकर घबरा जाता है। वो एक पहाड़ जैसा लगता है, इसलिए उसे छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ना पड़ता है। आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है। बिना किसी समय सीमा के तो कोई भी लक्ष्य बस एक हवाई सपना है। एकदम सही। डेडलाइन हमारे दिमाग में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी या तात्कालिकता पैदा करती है, और ये अर्जेंसी ही वो ईंधन है जो इंसान को लगातार काम करने पर मजबूर करता है। तो अब हमारे पास जीपीएस की लोकेशन आ गई, मंजिल सेट हो गई और रास्ता भी साफ है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए जिस स्तर की कड़ी मेहनत चाहिए ना, वो सबको चौंकाने वाली है। चलिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत देखते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बिस्किट फैक्ट्री से की थी। और उनकी पहली सैलरी कितनी थी? सिर्फ 900 रुपए। 900 रुपए? लेकिन नौकरी बहुत आरामदायक थी, कोई खास प्रेशर नहीं था। और उनके अंदर की जो बर्निंग डिजायर थी वो इस आराम से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने एक दिन अपने बॉस से उसकी सैलरी पूछ ली। अच्छा, फिर क्या पता चला? बॉस को उस फैक्ट्री में काम करते हुए 12 साल हो चुके थे और उसकी सैलरी थी सिर्फ 2500 रुपए। ओहो, ये तो बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। बिल्कुल। उन्हें समझ आ गया कि अगर वो 12 साल भी इसी आराम की नौकरी में रहे तो 2500 रुपए से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने वो आरामदायक नौकरी छोड़ दी होगी? हाँ, और एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करना शुरू किया। उस कंपनी में उनकी शिफ्ट 8 घंटे की होती थी। शिफ्ट 8 घंटे की थी, लेकिन जहां तक मुझे याद है वो इंसान वहां 12 से 14 घंटे बिताता था, है ना? एग्जैक्टली। वो अपना काम खत्म करने के बाद घर नहीं जाते थे। वो वहां रुककर मशीनों को समझते थे, दूसरों के काम को ऑब्जर्व करते थे, सवाल पूछते थे। मतलब जो काम कोई और नहीं करना चाहता था वो जिम्मेदारी खुद ले लेते थे। हाँ, इसे ही सेल्फ इनिशिएटिव या पहल करने की ताकत कहते हैं। लेकिन यहाँ ना आज के मॉडर्न वर्क कल्चर का एक बहुत बड़ा टकराव सामने आता है। वो क्या? आजकल एक टर्म बहुत मशहूर है, क्वाइट क्विटिंग। मतलब जितने पैसे मिल रहे हैं सिर्फ उतना ही काम करो, 1 इंच भी ज्यादा नहीं। अगर कोई 8 घंटे की सैलरी लेकर 14 घंटे काम कर रहा है तो क्या इसे सीधे तौर पर कंपनी द्वारा किया जा रहा शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन नहीं माना जाएगा? ये आज के कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी दुविधा है। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल शोषण लगता है, लेकिन थोड़ा नजरिया बदलिए। लेखक ये सब उस कंपनी के मुनाफे के लिए नहीं कर रहे थे। तो किसके लिए कर रहे थे? खुद के लिए। वो जो भी अतिरिक्त ज्ञान हासिल कर रहे थे, जो मशीनें चलाना सीख रहे थे, वो सारी स्किल्स उनके खुद के दिमाग में दर्ज हो रही थीं, कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं। अरे वाह! वो दरअसल अपनी खुद की वैल्यू को बढ़ा रहे थे। उम्मीद से ज्यादा काम करना एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। इससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब वो कंपनी के लिए ओवरटाइम नहीं कर रहे थे, वो अपने खुद के भविष्य के लिए ओवरटाइम कर रहे थे। वो ज्ञान चुरा रहे थे। बिल्कुल। और क्षमता उस स्तर तक पहुंच जाती है जहां आगे चलकर बड़े अवसर खुद आपको ढूंढने लगते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ मेहनत करते जाना ही काफी नहीं होता।
जिंदगी कभी सीधी रेखा में तो चलती नहीं है, रास्ते में अचानक तूफान आते हैं। और ऐसे में आपका रवैया यानी एटीट्यूड और बदलाव को अपनाने की क्षमता ही तय करती है कि आप टिकेंगे या टूट जाएंगे। एटीट्यूड की बात आई है तो वो इंटरव्यू वाला वाकया बहुत दिलचस्प है। वो एक बहुत बड़े टेक्सटाइल प्रोजेक्ट के इंटरव्यू के लिए गए थे, राइट? हाँ, पैनल में बहुत अनुभवी और दिग्गज लोग बैठे थे। उस समय लेखक की अंग्रेजी बहुत ही साधारण और टूटी फूटी थी। तो जब उन्होंने अंग्रेजी में जवाब देने की कोशिश की तो पैनल के लोग उनकी अंग्रेजी पर हंस पड़े। जी, आमतौर पर जब कोई आप पर हंसता है तो इंसान या तो शर्मिंदा होकर चुप हो जाता है या फिर डिफेंसिव हो जाता है। गुस्सा भी आ सकता है। वो खुद भी उनके साथ मुस्कुरा दिए। कमाल है। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी कमी को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही पूरे कॉन्फिडेंस से अपने काम के अनुभव के बारे में बताया। उनका ये रवैया देखकर इंटरव्यू लेने वालों का नजरिया ही बदल गया और उन्हें वो नौकरी मिल गई। इस घटना को सुनकर मुझे एक और एनालॉजी याद आ रही है, थर्मोमीटर और थर्मोस्टैट का फर्क। अच्छा, समझाइए जरा। देखिए, थर्मोमीटर क्या करता है, वो बस आसपास के माहौल पर रिएक्ट करता है। बाहर गर्मी है तो उसका पारा चढ़ जाएगा, सर्दी है तो नीचे गिर जाएगा। उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन थर्मोस्टैट इसके बिल्कुल उलट काम करता है। वो खुद अपना तापमान सेट करता है और फिर पूरे कमरे के माहौल को उस तापमान के हिसाब से बदलने पर मजबूर कर देता है। एक अच्छी लीडर का एटीट्यूड हमेशा थर्मोस्टैट जैसा होता है। बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है ये। उन्होंने उस इंटरव्यू रूम में एक थर्मोस्टैट की तरह ही काम किया। अपनी घबराहट को कमरे पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस से पूरे कमरे का माहौल ही बदल दिया। और इसी कॉन्फिडेंस ने उन्हें बड़े जोखिम उठाने की ताकत दी। मैंने पढ़ा था कि वो एक सुरक्षित नौकरी छोड़कर सिर्फ 1 महीने के ट्रायल पर मलेशिया चले गए थे। हाँ, बिना किसी गारंटी के। ये कोई छोटा दाव नहीं था। और फिर सिंगापुर का वो दौर। वहां सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक सरकारी नियमों में एक बदलाव आ गया। पानी की खपत वाले नियम। हाँ, अधिक पानी इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश आ गया और रातों रात उनकी नौकरी चली गई। इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। अब ऐसे मौकों पर तो इंसान टूट ही जाता है, जब आपके कंट्रोल के बाहर की चीजें आपका सब कुछ छीन ले। यहीं पर अडैप्टेबिलिटी यानी अडैप्ट करने की क्षमता काम आती है। उन्होंने किस्मत को रोने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। तुरंत अपने पुराने संपर्कों को खंगाला और खुद को एक नए माहौल यानी बांग्लादेश में स्थापित कर लिया। मतलब जो झुकना जानता है वही टिकता है। बिल्कुल, बायोलॉजी भी यही कहती है कि जो प्रजाति बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालना जानती है वही जीवित रहती है। कंफर्ट जोन बहुत ही मीठा जहर है। मीठा जहर, सही कहा। अब जब वो बांग्लादेश पहुंच गए तो कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, और ये अध्याय इंसान के आंतरिक निर्माण यानी सेल्फ डेवलपमेंट की बात करता है। क्योंकि सफलता पाना एक बात है, लेकिन उसे संभालना और लगातार आगे बढ़ना एक अलग ही खेल है। ये खेल बिना खुद को अंदर से बदले नहीं खेला जा सकता। उनकी सीखने की भूख तो गजब थी। शादी हो चुकी थी, बच्चे का जन्म हो चुका था, 12-14 घंटे की शिफ्ट चल रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। रातों को जागकर उन्होंने IIM बैंगलोर से मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की। लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ डिग्रियां लेना तो नहीं होता। जब वो बांग्लादेश में एक नए लीडर के तौर पर गए तो उन्हें अपनी ही टीम से भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। तनाव तो होना ही था। एक तो नया देश, ऊपर से एक बाहरी लीडर आकर उन पे बैठ गया है। यहीं पर इंसान के ईगो का असली टेस्ट होता है। तो उन्होंने उस विरोध को कैसे हैंडल किया? जब लोग उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे थे तो उन्होंने उस फीडबैक को पर्सनल अटैक नहीं माना, अपनी ईगो को किनारे रख दिया। ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल, लेकिन उन्होंने समझा कि फीडबैक असल में विकास का आईना है। उन्होंने बदलाव किए और कुछ ही समय में वही टीम उनका सम्मान करने लगी। ईगो को छोड़ना प्रोफेशनल लाइफ में तो काम आता ही है, लेकिन इस किताब में एक ऐसी बात भी है जो पर्सनली बहुत गहराई तक झकझोर देती है। आप उनके पिता वाली बात कर रहे हैं ना? हाँ, क्षमा करने की शक्ति यानी फॉरगिवनेस। उनके पिता शराब के आदी थे। उन्होंने परिवार को बहुत दर्द दिया। ऐसे पिता को माफ करना ये कोई आम बात नहीं है। ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। हम सब अपने पास्ट की कड़वाहट को एक बोझ की तरह ढोते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को माफ कर दिया तो मतलब हमने उसके गलत काम को सही मान लिया। पर असल में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। माफ करना उस इंसान के लिए नहीं होता जिसने आपको चोट पहुंचाई है। ये खुद को उस दर्द की कैद से आजाद करने के लिए होता है। बाप रे, कितनी पावरफुल बात है।
पुरानी कड़वाहट की नींव पर हम नया और सफल भविष्य नहीं बना सकते। एकदम सही। अपनी ऊर्जा को अतीत की शिकायतों से निकालकर भविष्य बनाने में लगा देना ही सच्ची मास्टरी है। तो यार, अगर हम इस पूरे सफर को एक नज़र में देखें तो ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। नहीं, ये एक पूरा साइकिल है। एहसास से शुरू होकर गोल सेटिंग, कड़ी मेहनत, सही रवैया और अंत में ईगो को छोड़कर माफ करना। यही आपको एक महान लीडर बनाता है। इस किताब का टाइटल ही पूछता है, वाई कांट यू विन? मतलब आप जीत क्यों नहीं सकते? लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम और थोड़ा चुभने वाला सवाल सामने आता है। हम सभी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, सपने भी बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन क्या हम आज अपने उस आराम, अपनी उन छोटी छोटी आरामदायक आदतों की कुर्बानी देने को तैयार हैं जो हमें कल की महानता तक पहुंचने से रोक रही हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्योंकि जो आराम आज नहीं छोड़ा जाएगा ना, वही आराम आने वाले कल में हमारी सबसे बड़ी हार का कारण बनेगा। एकदम सच बात है। इस पर मंथन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।